सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये तो पूरे एक लंबे रास्ते पर लक्ष्य को साधते हुए चलने पर ही मिलती है। इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और आज मेहनत की बात हो रही है, लगन की बात हो रही है और ऐसे ही एक व्यक्तित्व की बात हो रही है जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्तित्व जो बहुत मेहनती हैं और लगन से उन्होंने प्रशासनिक सेवा में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे मकाम हासिल किए कि देखते ही बनते हैं। तो आज स्वागत करते हैं धरती धुरारी के मंच पर केरल राज्यपाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोदावत जी का। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। धरती धुरारी के मंच पर आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर सुबह ऐसी एनर्जेटिक होती है सर हमारी कि जब हम किसी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी से मुलाकात करते हैं। तो क्या एनर्जी है जो सुबह से आपको शाम तक, वो प्रशासन का काम बहुत बड़ा होता है सर, और वो भी राज्यपाल के साथ जुड़े हुए रहना और फिर काम करना, कैसी होती है सुबह? सुबह जो होती है वो सुबह जो पूरा कल का जो दिन पूर्ण होता है तो उस समय भी कुछ विचार करते हैं या प्लान करते हैं कि कल क्या करना है। फिर सुबह जब उठते हैं एक दैनिक दिनचर्या के जो शुरू के कार्य संपन्न करने के बाद कुछ शुरू के 5-10 मिनट इस पर विचार किया जाता है कि आज क्या क्या मुख्य कार्य करने हैं, किन पे टाइम लिमिट है, कौन से कार्य सुबह में करने हैं, कौन से शाम में करने हैं। तो सारे विचार करके फिर उन पे विचार करते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी कार्य हैं, जैसे कोई व्यायाम है या घूमने जाना है या खेलने जाना है, तो वो करते हैं। उस करने के बाद फिर वही अल्पाहार करके फिर कार्यालय चले जाते हैं। और कार्यालय में जो सुबह जो भी की पर्सन्स हैं ऑफिस में, उनसे बैठ के थोड़ा चर्चा करते हैं तुरंत शॉर्ट और ब्रीफ में कि आज क्या क्या करना है, क्या नहीं करना या क्या स्टेटस है। तो उसके बाद फिर जो मीटिंग्स हैं या मिलना है या आगे जो कार्य करना है उन पे कार्य किया जाता है। तो ये तो सर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपकी कार्य प्रणाली होती है। सुबह आप उठते हैं और उसके बाद में सब चीज़ें आप व्यवस्थित करते हैं। लेकिन एक दौर था जब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अल्हड़ माहौल था, बचपन हर गम से बेगाना होता है और सुबह स्कूल जाना है और वो मस्ती, वो स्कूल, वो कॉलेज, बाकी सब चीज़ें शुरू होती है आगे। पर बचपन बहुत यादगार होता है। आपके बचपन कहाँ बीता, क्या यादें हैं? मेरी बचपन की यादों के बारे में पूछा जाए तो मेरी प्राथमिक शिक्षा अजमेर जिला अजमेर है, वहाँ पर एक रामसर ग्राम है जी, वहाँ 7वीं कक्षा तक अध्ययन वहाँ हुआ मेरा। उसके बाद मसूदा ग्राम जो कि अब ब्यावर ज़िले में आ गया है, पहले अजमेर ज़िले में ही था, वहाँ हुई। उसके बाद 1 वर्ष का अध्ययन ब्यावर सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर से MBBS का अध्ययन किया। तो ये मेरा अध्ययन यात्रा रही है। और बचपन जो सही बचपन है वो रामसर ग्राम में बीता। उसके बाद थोड़ा बड़े हो गए तो मसूदा आए। सर आप सवाल पूछूं कि शरारती थे या बिल्कुल स्टूडियस की भाई नहीं, शरारत नहीं करनी, मम्मी पापा ने कह रखा ऐसा नहीं करना? स्टूडियस भी नहीं थे और शरारती भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक जो क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते थे शायद उसको ठीक से सुन लेते होंगे। तो ऐसा स्टूडियस या ओवर स्टूडियस दोनों ही नहीं थे जी। हाँ, लेकिन हो सकता है क्लास में शायद ध्यानपूर्वक सुना करते होंगे। वही गाँव के स्कूल, गाँव के अध्यापक और वही गाँव के साथी। तो गाँव में सर वो जब बाल सभा होती है क्लास में, उस वक्त हुआ करती थी स्कूल में, बाल सभा में बच्चे अक्सर कोई ना कोई एक्टिविटी करते थे। तो आपका क्या ख़ास रहता था कि मुझे कोई कविता सुनानी है या कोई मोटिवेशनल बातें बतानी है, क्या क्या रहता था? स्कूल में जो बाल सभा होती थी उसमें आई थिंक हमारे जो अध्यापक थे, टीचर्स थे, गुरुदेव थे, उनका ये रहता था कि वो हमें या तो किसी समूह गीत में लगा देते थे या फिर कभी कभी वो शिक्षक स्वयं कुछ समाचार के जो शीर्षक हैं वो प्रिपेयर करके लाते थे, उसके पढ़ने का दायित्व देते थे। या शिक्षक ही हमारे लिए निबंध
निबंध या वाद विवाद की वो लेख प्रतियोगिताएं। हाँ जी। तैयार करके हमें देते थे और कहते थे कि पढ़िए, इस पे प्रिपरेशन कीजिए। तो हमें मतलब आवश्यक रूप से उसमें जो शिक्षक थे वो इसके लिए प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे कि निबंध है, वाद विवाद है, इन प्रतियोगिता में भाग लें। इसलिए वो मुझे और मेरे कुछ और साथी भी थे, उनको वो अध्यापक प्रेरित करते हैं। अच्छा, ये प्रेरणा जो होती है, जैसे बच्चे सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, आईएएस बनूं, आरएएस बनूं, आईपीएस बनूं, किसी को देख के होता है ऐसा। जैसे आपको देखकर कई बच्चे आज सोच रहे होंगे मैं भी सर की तरह आईएएस बनूं और मैं भी कहीं पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनूं और इस स्टेट में मेरा नाम हो, सब लोग जाने। तो क्या आपके मन में ख्याल रहता? जैसे मेरे पिताजी पशुपालन विभाग से उनका संबंध रहा है जी। तो शुरू में चूँकि ये रहा कि चलो चिकित्सक बना जाए, तो उस वजह से पशु चिकित्सक या जो अपने आयुर्विज्ञान चिकित्सक है दोनों से ही संपर्क रहा। और चूँकि पढ़ाई में अध्ययन में ठीक थे तो वो दोनों प्रकार के जो चिकित्सक थे वो दोनों प्रोत्साहित करते थे कि नहीं भाई आप तो बायोलॉजी लीजिए, जीव विज्ञान लीजिए, पढ़ाई कीजिए। और फिर जीव विज्ञान लिया, पढ़ाई की, तो फिर बाद में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को देखा, जैसे विद्यालय में कभी जिलाधीश आए या कोई और मसूदा पढ़ते थे वहाँ एक बार जिलाधीश आए, या और अन्य अधिकारी को देखते तो लगा कि चलो इसका भी प्रयास किया जा सकता है। और समहाउ जैसे वो स्कूल रामसर में मैं था तो वहाँ पे जो शिक्षक थे एक दो जो विशेष रूप से समाचार वाचन के लिए प्रेरित करते थे या वाद विवाद या निबंध लेखन के लिए जो प्रेरित करते थे, उन्हीं में से एक शिक्षक थे हमारे कुमार साहब। उन्होंने एक बार एक पुस्तक ला के दी, उन्होंने अपने ही घर से कुछ सामान्य ज्ञान की, हाँ, एक दो विद्यार्थियों के देखिए ये पढ़िए आप। तो वहाँ से भी सामान्य ज्ञान में रुचि हुई और वो हमें सामान्य ज्ञान की जो प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने एक बार उस स्कूल में भी एक किसी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जी। और इसी प्रकार से एक बार जैसे रामसर के पास में नसीराबाद जी कस्बा था, तो वहाँ के रोटरी क्लब ने एक बार सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो उसमें हम गए, अभी भी याद आता है कि घर वालों ने या पिताजी ने 2 रुपये दिए थे जाने के, तो 50 पैसे जाने का था, 50 पैसे आने का खर्चा और 1 रुपये हाथ खर्ची जी। तो सब हमारे विद्यालय के काफ़ी बच्चे, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग दोनों में काफ़ी छात्रों ने उसमें हिस्सा लिया। तो उस समय मैं कनिष्ठ वर्ग के लिए क्वालिफाइड था जी। मैं उसमें 6th क्लास में था। अच्छा। 6th या 7th। तो गए वहाँ के कंटोनमेंट एरिया, अभी भी मुझे याद है, वो छावनी एरिया में किसी स्कूल में प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भाग लिया और उसमें सौभाग्यवश मैंने उस जो रामसर जैसे गांव से जाकर नसीराबाद कस्बे में आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उससे भी थोड़ा एक हौसला अफजाई हुई। और उस समय फिर बाद में रोटरी क्लब ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो हमारे अध्यापक थे एक ओंकार सिंह जी जो उप प्रधानाचार्य भी थे या डिप्टी हेडमास्टर थे, तो वो भी साथ चले। उनको बड़ा अच्छा लगा, उस शाम के समय का था तो वो भी अपने साथ गए। और वहाँ पे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो उसमें आता था जी, जो अभी भी आती होगी, तो वो किताब एक प्रथम पुरस्कार के रूप में वो किताब और शायद कुछ 50 या 100 रुपये नगद पुरस्कार उन्होंने दिया था, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान में भी जो शिक्षक जो थे, गुरुजन थे, उनकी प्रेरणा से सामान्य ज्ञान की ओर भी थोड़ा रुझान होना शुरू हुआ। तो उससे लगा कि और जो कुछ अधिकारियों को देखा तो लगा कि नहीं, प्रशासनिक सेवा में भी जाने का एक प्रयास करना चाहिए। तो इसमें गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की बात मानना, गुरु जैसे समझाए वैसे चलते चले जाना। टीचर्स और स्टूडेंट में जो बॉन्डिंग पहले होती थी सर, आजकल थोड़ी सी लूज़ होती नज़र आती है कहीं कहीं, क्योंकि जो पहले टीचर्स कहते थे कि बेटा ये करना है, तो बच्चा वो उस राह पर निकल पड़ता था, जैसे कि आपने किया। और ऐसा कुछ होता है, बाकी अपवाद हर जगह है, लेकिन आपने जो कार्य किया स्कूल में पढ़ते हुए, तो इन टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान आप मानते हैं? टीचर्स का भी था, साथ में जो सहपाठी, जैसे एक जो वातावरण हम कहते हैं, उस वातावरण में भी कई प्रकार के वातावरण का योगदान होता है। जैसे आपके घर का वातावरण हो गया, आपके मित्र हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके गांव शहर का वातावरण हो गया। तो जैसे मेरे मित्र थे, हम 4-5 स्कूल में मित्र थे, तो इतने
हम लोग साथ में उठना बैठना या साथ में पढ़ना ऐसा था कि छठी क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे साथ एक मित्र था, तो हम दोनों हमेशा साथ ही पढ़ते थे जी। जब छठी का जब रिजल्ट आया छठी कक्षा का, तो उसमें जो हम दोनों में जो अंकों का अंतर था वो सिर्फ 1 अंक का था। हाँ, हम क्योंकि हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, एक ही किताब, एक ही तरह लिखना बैठना, साथ साथ घूमना, साथ साथ खेलना। तो संयोगवश मैं प्रथम आया, वो द्वितीय आया, लेकिन हम दोनों में जो अंक का अंतर था वो सिर्फ 1 अंक का अंतर था। तो यही तो जो मित्र हैं उनका भी योगदान है, शिक्षक गण हैं उनका भी योगदान है, और आपका जो परिवार बाहर जो एक जो आपको आवरण है जो, हाँ, आपको जो प्रेरणा देने वाले हैं कि कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो ज़रूरत है कि उस समय में हमें शायद वातावरण की वजह से ऐसा कुछ रहा होगा कि हम नेगेटिव फैक्टर्स की तरफ कम गए और पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा गए। ये यहाँ पर एक सवाल लेना बहुत ज़रूरी है सर, कि जैसे हम डीडी राजस्थान, ग्राम, देहात, ढाणी, हर जगह पहुँचते हैं हम, और हर एक वर्ग को छूते हैं, और वहाँ बहुत से बच्चे हैं जो कि कई बार ये सोचते कि ये मुझसे नहीं होगा, या मैं ये नहीं पढ़ पा रहा, मैं कैसे करूँगा। और ख़ास तौर पे गांव के बच्चों को लोग हम देखते हैं तो ढाणियों में बहुत बच्चे सोचते हैं कि करें, लेकिन वो सही से नहीं समझ पाते। तो वो जो नेगेटिविटी वाली जो बात आपने बताई, अभी आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने उस तरफ नहीं गए, आपने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट देखा। तो आज उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे गांधी जी ने कहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो कहना मतलब हम क्या, जो वातावरण हुआ, जो जैसा मैंने कहा, परिवार, घर, शहर, गांव, शहर, अपने मित्र, शिक्षक, तो सारे वातावरण के, ये वातावरण है। अब इस वातावरण में से क्या हमारे अंदर जाता है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, तो उस पे यदि हमारा नियंत्रण है, जैसे गलत कार्य हैं उसके प्रति हम उनके लालायित ना हो, या किसी प्रकार के लालच लोभ में आकर कोई गलत कार्य ना करें, या क्षणिक लाभ के लिए यदि कोई इस तरह का गलत कार्य ना, क्षणिक लाभ या क्षणिक आनंद के लिए ना करें, तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, इस प्रकार का भाव अपने भीतर नहीं आना चाहिए। जैसे राजस्थान में हमने देखा कि कुछ सालों पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व, एक पश्चिम राजस्थान के किसी गांव के छात्र ने जो आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें शायद प्रथम जो 5 स्थान है उनमें से कोई स्थान प्राप्त किया था जी। तो जो भी अचीवर्स हैं, जो भी इस धरती पर जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे उच्चतम स्थान या 50वां स्थान, 100वां स्थान, जो भी स्थान कर रहे हैं, तो इसी धरती का ही है, कोई चांद और मंगल ग्रह से नहीं आ रहे हैं जी। तो जो, और प्लस दिन भी सभी के लिए एक जैसे हैं, रात भी सभी के लिए एक जैसी हैं, जो आपका सिलेबस है वो भी एक जैसा है, टीचर भी एक जैसे हैं। तो हम उस विद्यालय में, लेकिन अब वही कोई विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, कोई 30वां प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। तो जो जीवन है, इस जीवन जो कई प्रकार के जो क्या कह सकते हैं कि कई अवयव या कई प्रकार के कंपोनेंट से मिलके बना है। तो उन कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट हमें आगे ले जा सकते हैं, जो हमें सफलता प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसे अवयव या ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जी। प्लस साथ साथ में यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे जो परिवार है, हमारे जो माता पिता हैं, जो हमें मदद कर रहे हैं या जो हमारे लिए कहीं और जाकर मेहनत कर रहे हैं जी, तो हम वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, या जो हमारे लिए जो कर रहे हैं उसका हम अधिक से अधिक उसमें से लाभ कैसे उठा पाएँ, या उसका अधिक से अधिक उसको और अच्छा कैसे बना पाएँ, उस पर भी एक छात्र को ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ ये बात भी सही है कि सफलता ना भी मिले तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि कभी हार चखोगे तो कभी स्वाद जीत का, ज़िंदगी तो खेल ही है हार जीत का, कि हार के डर से ना कभी खेल ना छोड़ो, हर हार देती है नया अंदाज जीत का। तो ये अंदाज़ जो आगे बढ़ाता है सर, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप जिस अंदाज में आगे बढ़े सर और पढ़ते चले गए और फिर आप IAS बने और वो 93 का बैच जी, शुरुआत पढ़ाई की करते, पहले आपने उस चीज़ के लिए पढ़ाई जो की, उसके बारे में भी बच्चे जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए।
कैसे तैयारी करें आईएएस की? आईएएस की तैयारी के लिए तो सबसे पहले थे कि हम जो भी जैसे हम 10th 11th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो जो भी कार्य अभी हमारे हाथ में हैं, जो कोर्स अभी हम परस्यू कर रहे हैं, उसको भी हमें पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ में करना ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि चूँकि मुझे आईएएस करना है या मुझे फला डिफेंस एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करना है या मुझे और कोई दूसरी परीक्षा में पास होना, तो उसके लिए मैं अभी वाला जो कार्य जो हमारा कोर्स है जो या मेरी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं थोड़ा नज़रअंदाज कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जो अभी हमारा प्रेजेंट जो दायित्व है, जो अभी जो कोर्स जो हम कर रहे हैं, उसको भी पूरी डिवोशन कमिटमेंट के साथ देखना है, पूरा करना है। प्लस यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या आईएएस परीक्षा की बात करें तो उसके लिए जो भी करंट अफेयर्स हैं, नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो या हमारी जो हमारे आसपास के वातावरण, हमारा जिला, राज्य, हमारे मित्र, हमारे जो स्कूल, हमारी जो संस्था, तो जो भी हमारे आसपास है उसके बारे में हमें एक थोड़ी जागरूकता, वहाँ जो हो रहे डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में जागरूकता, जो अभी हमारे क्षेत्र में जो भी अचीवमेंट्स हो रहे हैं या कोई बुरी बात हो रही है, कोई कैलेमिटीज़ हो रही हैं, तो उनके बारे में जागरूकता, तो उनके बारे में भी साथ में एक जागरूकता होना ज़रूरी है। और उसके प्रति हमें जिज्ञासु, जानने के लिए जिज्ञासु बना रहना ज़रूरी है। एक सवाल पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ें हम, कितने घंटे में हमें सफलता मिलेगी? आई थिंक ये सफलता का कोई भी, ना तो सबसे पहली बात तो ये कि सफलता का एक कोई सूत्र, ना तो शॉर्टकट है, ना ही कोई फिक्स सूत्र है। जिस प्रकार से जैसे आदमी का साइज, शेप साइज होता है, उसी प्रकार से उसके कपड़े, रंग और साइज और वो बदलता है या डिपेंड करता है। उसी प्रकार से हमें खुद को हमारे हिसाब से तो तय करना है जी। प्लस यदि हमें लगता है कि हमारी क्षमता कम है, हमारी क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, तो हमें हमारी जो समझने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है या जिज्ञासा की क्षमता है, उसको बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो आई थिंक जो ड्राइव है, जो इनर ड्राइव, मतलब उसके व्यक्ति के अंदर से ही भाई मुझे क्या चाहिए, तो उस जो हमारी जो एक विजन है या चाहत है, उसके लिए तो क्या काम करना ज़रूरी है, वो ही काम हमें हमारी क्षमता के अनुसार हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सिर्फ 4 घंटे पढ़ना ही मोर देन सफिशिएंट है, किसी के लिए 10 घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए 8 घंटे हो सकते हैं। तो अपनी जो मानसिक और शारीरिक जो क्षमता है, उसके हिसाब से हर व्यक्ति को एक अपना रूटीन और उसको अपना फार्मूला बनाना होगा। इसके बारे में एक जैसे किसी ने बात कही है कि एक्शन विदाउट विजन इज नाइटमेयर, या पहले कहना चाहिए हमें कि विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीम जी, एंड एक्शन विदाउट विजन इज नाइटमेयर। हाँ, तो विजन है तो उसके लिए क्या ज़रूरी एक्शन है वो लेना ज़रूरी है, और एक्शन हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए विजन एक रास्ता, एक हमारी जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है। सर, आप अभी केरल में हैं और यहाँ राजस्थान के पले बड़े हैं, राजस्थान की संस्कृति को बारीकी से समझा, परंपराएं देखी सब। वहाँ जाते हैं तो वहाँ सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, जलवायु को लेकर भी। और तो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपराएं, इसका कुछ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वहाँ का कोई जुड़ाव आप महसूस करते हैं, क्या सिमिलैरिटी लगती है? हाँ, जैसे हमने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, तो विविधता में एकता वाली बात, हम जैसे राजस्थान से केरल जाते हैं तो जो एकता वाली बात वहाँ पर भी है, जो भारतीयता की भावना है कि वी बिलोंग टू इंडिया जी, तो वो भावना वहाँ पर भी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। और जैसे ग्राम क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी हल्का सा अंतर। अब जैसे आजकल जो कम्युनिकेशन, ये टीवी, फ़ोन
और टीवी चैनल्स आने से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर काफ़ी कम रह गया है। ये सब जगह होता जा रहा है। हो सकता है कुछ विकास या कुछ स्कूल और अस्पताल और उनको लेकर थोड़ा फ़र्क हो, बाकी तो जो सूचनाएं हैं, जो सूचना दिल्ली में आती है उसी समय वो सूचना भारत के गांव-गांव में जो ये टीवी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उनके माध्यम से पहुंच जाती है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। और अब जो जैसे राजस्थान में अब हम भारत के जो अन्य हिस्से उनके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानने लगे हैं। वहाँ के लोग थोड़ा भारत के दूसरे हिस्से या विश्व के दूसरे हिस्सों के बारे में पहले से ही थोड़ा ज़्यादा जानते थे, क्योंकि वहाँ पर शुरू से ही साक्षरता या शिक्षा का स्तर या वहाँ के लोगों का जो बाहरी देशों से संपर्क है या वहाँ के लोगों का बाहरी देशों में जो रोज़गार के लिए जाने के जो एक क्रेज़ या लालसा है वो वहाँ पर ज़्यादा है जी। तो उस वजह से थोड़ा ये चीज़ मैंने भी देखी है सर, वहाँ पर थोड़ा ये फ़र्क है। मैं एक बार जब गया था इरिंजालकुड़ा त्रिशूर, तो वहाँ मैंने इरिंजालकुड़ा, हाँ इरिंजालकुड़ा, तो ट्रेन में जब जा रहा था तो एक बहुत बुजुर्ग से व्यक्ति थे और वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं राजस्थान से। तो आंखों में आंसू थे, बोले मैंने कभी वो डेजर्ट नहीं देखा। अच्छा। मेरे को देखने का बड़ा मन है। तो मैंने कहा आप आइए, हम आपको दिखाएंगे। तो बोले मैं कभी जा नहीं पाया, निकल नहीं पाया। सर कोई ऐसा, हम जब उपलब्धियों की बात करते हैं, क्योंकि जब हम सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं, प्रशासनिक सेवा अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, तो कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आप देखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल में, जो आप देखते हैं जिनको आप बहुत अच्छा अप्रिशिएट खुद करते हैं? आई थिंक जो एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी होने के नाते हमारा मूल कार्य तो यही रहता है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं जी, वहाँ की जो भी चुनी हुई सरकार की जो नीतियां होती है, उनके जो विज़न है, तो उसको एक्सपेडाइट करवाना या उसको अच्छी तरह से लागू करवाने में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी मदद करना, ये कार्य रहता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा अचीवमेंट रहा या हमारा योगदान रहा। ये तो बेसिकली जो चुनी हुई सरकार है उनका एक विज़न होता है। हाँ, यदि आप पूछे तो कुछ कार्यों में ये है कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें कुछ मैंने कुछ रुचि ली थी ज़्यादा, या ये कोशिश की थी बैंकर्स और बैंक पर्टिकुलरली बैंकर्स के साथ मिलकर कि ज़िले में मतलब किसान क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है या पहुंच है वो किसानों को सुलभता से प्राप्त हो, या स्कूल में जो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एनीमिया या विटामिन डेफिशिएंसी, उसके लिए कुछ जहाँ रहे तो वहाँ थोड़ा काम किया था। तो ये कुछ कह सकते हैं। बाकी तो मोटे रूप से जो सरकार की जो नीतियाँ वो लागू करनी होती है। हाँ, वो विजन को एक्शन आप देते हैं। हाँ, या उसको थोड़ा एक्सपेडाइट कराना या थोड़ा एक अच्छे तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कराना। तो सर आपको थोड़ा सा रिवर्स लेकर चलता हूँ, और सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ रही बैच में आने के बाद में? हाँ, मेरा प्रशिक्षण के लिए तो मैं जो आप बता रहे हैं इरिंजालकुड़ा जी, तो उसका जिला है त्रिचूर जिला। त्रिशूर भी अपने आप में, त्रिशूर जैसे कि केरला राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ, तो केरल राज्य की जो मेरी शुरुआत है वो त्रिचूर जिले से हुई थी। वाह। तो वहाँ से उसके बाद फिर कई अलप्पी, त्रिवेंद्रम, मल्लापुरम, कोल्लम, कोचीन, एर्नाकुलम, काफ़ी जगहों पर। तो आप सब इतनी सुंदर सुंदर जगहों पर आप रहते हैं, तो कभी आपकी जो यहाँ कलम है वो निकल कर अपने आप कागज़ पे आती है कि कुछ खूबसूरती के बारे में लिख दूँ, कुछ मन में ख्याल आए? कभी कभी एक दो लाइन लिख देते हैं, लेकिन अभी वो कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रही है, लेकिन हाँ कभी समुद्र या उनके बारे में लिखी हैं पंक्तियाँ। तो कुछ पंक्तियाँ अगर आप अभी आज हमारे दर्शकों को सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे केरल की जो सुंदरता है उसके बारे में तो याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ वैसे जो आपने कहा था ना, जो विद्यार्थियों के लिए जो पूछे थे, तो उसमें सफलता का सूत्र, तो उसमें एक बात ये भी आती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो उसमें जो यहाँ पे राजस्थान में आपने सुना होगा कि अपने गांव में कहा जाता है, यदि आपने सुना हो, यहाँ पे कहा जाता है कि साहब ये तो
कि गुड़ गुड़ के महादेव बनते हैं। हाँ, गुड़ गुड़ बाटो गोड़ हो जाए। हाँ, तो गुड़ गुड़ के महादेव बनते हैं, तो उस पे मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी कभी, जो अभी याद आई थी कि जड़, ये हैं पंक्तियाँ इस तरह की, जड़ जाती है गहरी तब बनते मजबूत तने, जड़ जाती है गहरी तब बनते मजबूत तने, पत्थर भी टेढ़े मेढ़े गुड़ गुड़ के महादेव बने। क्या बात। तो ये है ये। और कुछ इमोशनल भी मैंने आपके बारे में पढ़ा था, जब आपने कुछ दही की बात भी कही थी, कहीं कुछ ऐसी पंक्तियां मेरे सुनने में आई थी कि आपने शायद वो अपनी मम्मी के लिए कहा हाँ, था। वो मैंने लिखा था, वो भी हम सुनना चाहेंगे। कि वो मैंने इस तरह लिखा था कि वो माथे पर टीका और 2 घूंट मीठा दही, आज के वो माथे पर टीका और 2 घूंट मीठा दही, जिंदगी के हर इम्तिहान में आज तक काम आ रहा है वही। क्या बात है, वही काम आता रहता है। और ये माता पिता का आशीर्वाद है, परिवार का एक यूँ कहें सपोर्ट है, जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। परिवार की बात करें, माता पिता का ऐसा है कि उनका जो शिक्षा, मतलब शिक्षा तो हुई नॉलेज जी, और एक विजडम, तो दोनों में फ़र्क है। तो हो सकता है कि किसी के माता पिता की जो औपचारिक शिक्षा है वो हो सकता है कम हो, लेकिन जो विजडम है, जो उनका एक्सपोजर है, जो उनका एक्सपीरियंस है, तो वो कई मायनों में कई गुना अधिक होता है। और उसको यदि हम कभी कभार यदि धैर्यपूर्वक सुन लें, पेशेंट के साथ सुन लें, तब भी वो हमें कई ऐसे जब मौके, कठिनाई के मौके आए, तो वहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जब आप पहली बार, आपको IAS का पद मिला और मतलब ट्रेनिंग में भी गए, तो माता पिता का क्या रिएक्शन था? क्योंकि पिताजी के लिए ये बहुत बड़ा एक सपना रहा होगा। हाँ, उनको बहुत अच्छा लगा। और यदि उस पर आप पूछ ही रहे हैं, तो मैं बताऊं कि एक बार मेरा बीच में रेलवे मेडिकल सर्विसेज पे भी सिलेक्शन हो गया था जी। तो मैं जब वो ज्वाइन करने का एक बार मानस बनाया कि मैं ज्वाइन करने जाता हूँ, तो मैं ज्वाइन, उस समय पश्चिम रेलवे होता था, NWR नहीं था। मुझे उस जो संयुक्त मेडिकल परीक्षा के तहत पश्चिम रेलवे अलॉट हुआ था, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बॉम्बे था, तो वहाँ ज्वाइन करने के लिए जाने का मानस बनाया। तब मेरी मदर ने कहा था कि अच्छा भाई, अब तू वो कलेक्टर वाली परीक्षा नहीं देगा क्या? हाँ, तो वो भी एक था अंडरलाइन कि जो, जिससे कि मुझे लगा कि भाई जो प्रयास है इसको जारी रखना चाहिए जी। तो हालांकि मैंने वो रेलवे बाद में ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि वापस आ गया था। किस्मत जहाँ ले जानी होती है वहाँ लेकर जाती है, और वो एक्शन आपने जो किया उस तरफ चलने का। हालांकि उनको इतनी शायद ज़्यादा उनको नाम ही पता होगा या इतना पता नहीं होगा कि क्या है, लेकिन उनके दिमाग में हाँ भाई ये कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेंस था सर, वो अपने आप, वो माता जी का आशीर्वाद था जो आपको प्रेरित कर रहा था कि इस तरफ जाइए। अच्छा सर, अभी परिवार में बात करें तो आपकी जीवन संगिनी के बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए। परिवार के बारे में मेरी जो धर्मपत्नी है, जीवन संगिनी है, या जो मेरे नए जीवन में जो मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं, तो वो यहीं जयपुर शहर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो यहाँ पे इंग्लिश भाषा पढ़ाती हैं। और मेरे 2 पुत्र हैं। एक पुत्र यहाँ न्यायिक सेवा में है, दूसरा पुत्र अभी प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब परिवार में अच्छा ये एक परिवार में एक माहौल भी होता है। कभी कभी बच्चे कहते होंगे जब छोटे थे तो पापा आप भी करछी और ये चम्मच लेकर कभी किचन में आपके हाथों का भी कुछ हो जाए, तो कभी ऐसा भी रहा कि रसोई से आती खुशबू में आपका भी सहयोग रहा हो? हाँ, सहयोग में आई थिंक उसमें मुख्य किरदार नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ सहयोग ही रहा होगा। मतलब ठीक है। और कुछ हॉबीज़ की बात करें तो आपको क्या चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, क्या चीज़ें खाली समय में करना पसंद करते हैं? हॉबीज़ में कभी जैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने में जैसे ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं, छोटी किताब या किताबों के कुछ अंश, कुछ
खास कुछ प्रमुख पेज हम्म, जैसे पढ़ लेता हूँ। पूरी किताब पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अधिकतर हम्म, जैसे किताब का फॉरवर्ड या कोई उसकी समीक्षा या कुछ पेजेस निकाल के देख लेते कोई हैं, या फिर specific- अखबार में थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज़पेपर थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। और वैसे भी वक्त कम मिल पाता होगा सर किताबें पढ़ने का? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, पढ़ लेते तो फिर उस किताब में मैं मतलब कि पूरी किताब ना पढ़ के ज़्यादा किताब, लेकिन थोड़े थोड़े अंश, ये पढ़ना मेरा शौक है। आज हम देखते हैं कि युवा है या कोई भी व्यक्ति है, एक अजीब से स्ट्रेस से गुजरता है और वो कहीं भी सर्च करता है तो मैं मोटिवेट कैसे हूँ, क्या कुछ प्रेरणा की चीज़ें मुझे मिले, कुछ पढ़ने की सोचता है या कुछ ऐसे लोगों को जानने की। जैसे हमारा कार्यक्रम ही यही है कि हम मोटिवेशन दें, जी। तो उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? जीवन में किन किन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्या चीज़ें हमें मोटिवेट करनी, मोटिवेट के लिए आई थिंक सबसे बड़ी तो अपना जो जैसे कहा जाता है ना कि पहला सुख निरोगी काया, या अंग्रेजी में भी कहा गया हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जो एजुकेशन में आई थिंक एजुकेशन की पहली लाइन हमें यही आनी चाहिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ, या पहला सुख निरोगी काया। तो ये वेल्थ भी है और ये एजुकेशन भी है। जो हेल्थ है, यदि हमारा हेल्थ हमारे साथ नहीं है या हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार होने से भी हमें कई प्रकार की, जो आपने कहा ना, मोटिवेशन या डीमोटिवेशन या डिप्रेशन, उस तरह की वो बीमारियां हमें हो सकती हैं। और तो सबसे पहला तो हेल्थ जो मैंने कहा वो ज़रूरी है। तो हेल्थ यदि होगा तो मानसिक हेल्थ में भी वो मदद, जो फिज़िकल हेल्थ है वो मानसिक हेल्थ को भी में भी मदद करती है, या हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको भी मजबूत करती है। जी। तो ये मोटा मोटा तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो जो अनावश्यक खर्चा उससे भी हम बच रहे हैं। हमारे परिवार को भी उस अनावश्यक खर्चे से हम बचा रहे हैं। जो परिवार की हमारी जो स्कैर्स या हमारी जो एक हार्ड अर्नड मनी है जो सही जगह जानी चाहिए, यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो परिवार की जो इनकम है, हम चाहे हमारा स्टूडेंट लाइफ है या कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी लापरवाही से यदि हमारे कुछ होता है हमें, तो परिवार को मजबूरन उस स्वास्थ्य, उस खर्चे पर वो खर्चा करना पड़ेगा। तो हेल्थ आई थिंक बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मैंने पहले कहा कि वातावरण में सभी तरह की बातें होती हैं, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। तो नकारात्मक बातों से हमें बचने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे अच्छे मित्र हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनके मुंह से भी कुछ ऐसी नकारात्मक बात निकल सकती है रिश्तेदार से या मित्र से, तो हमें उसको भी नज़रअंदाज करना, उसको ज़्यादा मतलब उसको दिल पे नहीं लेना है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। तो ये जो नकारात्मक बात कहीं से भी आती है तो उससे हमें बचने की कोशिश करना होगा। उसके बाद जो कहीं कुछ एडिक्शंस हैं, लत है, किसी प्रकार के नशे की लत है, या पैसा खर्च करने की लत है, या सोशल मीडिया की लत है, तो इस ज़्यादा जो अति सर्वत्र वर्जते वाली बात है, तो अति वाली जो बात है, और कुछ चीज़ें ऐसी कि जिसमें जाना ही नहीं है तो वहाँ जाना भी नहीं है। ठीक है। और यहाँ ये इन बातों से बचना है। तो अति सर्वत्र वर्जते आपने कहा, बहुत अच्छा। और हर चीज़ जो है एक लिमिट में रहनी चाहिए, और यहाँ हमें बहुत कुछ परमिसिबल है तो लिमिट में होनी चाहिए, और परमिसिबल नहीं है तो फिर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें हुई सर, आज बहुत अच्छी जानकारी मिली, और आशा है सभी दर्शकों ने बहुत लाभ उठाया होगा आपसे मुलाकात करके। आप यहाँ पर धरती दुलारी के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और आपके जो जयपुर दूरदर्शन केंद्र है यहाँ, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी।